हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, और महाशिवरात्रि की आपको बहुत सारी मुबारकबाद, बहुत सारी शुभकामनाएं। ठीक है, और आज आपके लिए मैं वर्णमाला से एक नया चैप्टर लेकर आया हूं। उस चैप्टर का नाम है व्यंजन स्वर। इसके पहले 3 भागों में मैंने बता दिया है, तो अगर आप वो लोग वाला वीडियो नहीं देखे हैं तो पहले स्वर वाला भी वीडियो देख लीजिएगा। ठीक है, और अभी जो वीडियो हम बनाने जा रहे हैं वो व्यंजन का है, और ये व्यंजन का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। परीक्षा में व्यंजन से बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इसके उच्चारण स्थान से, इसके सघोष से, अल्पप्राण से, महाप्राण से, वर्ग से। ठीक है, तमाम तरह के क्वेश्चंस जो है व्यंजन से उठाकर दिए जाते हैं। तो इन सबको ध्यान में रखते हुए हम लोग जो है व्यंजन का टॉपिक देखेंगे। ठीक है, और इस टॉपिक को पढ़ा जाएगा। ठीक, तो आइए सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं व्यंजन से कि व्यंजन क्या है। व्यंजन क्या है, जैसे मैंने पहले बताया था कि स्वर जो है वह स्वतंत्र ध्वनियाँ होती हैं, वो स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं। उसी प्रकार व्यंजन स्वरों की सहायता से बोले जाने वाले, व्यंजन स्वरों की सहायता से बोले जाने वाले वर्ण होते हैं। ठीक है, व्यंजन स्वरों की सहायता से बोले जाने वाले वर्ण होते हैं। स्वरों के बिना व्यंजन का उच्चारण करना संभव नहीं होता है। स्वरों के बिना व्यंजन का उच्चारण करना संभव नहीं है। और बिना स्वर वाले व्यंजन में हल लगाते हैं, बिना स्वर वाले व्यंजन में हल लगाते हैं। जैसे कि अगर हमको क लिखना है, अगर इसको हमको स्वर रहित करना होगा तो इसके नीचे क्या लगाएंगे? हल लगाएंगे। ठीक है, तब यह स्वर रहित हो जाएगा। अर्थात स्वरों की सहायता से बोले जाने वाले वर्ण या ध्वनियां व्यंजन कहलाती हैं। क्लियर हुआ? ठीक, अब बात करते हैं हम लोग हिंदी व्यंजन की संख्या। हिंदी में व्यंजनों की संख्या कितनी है? ठीक है, ये भी बहुत वाइटल क्वेश्चन है। जैसे कि वो वाला क्वेश्चन था कि हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी है और हिंदी में स्वरों की संख्या कितनी है। तो अगर पूछे हिंदी में व्यंजनों की संख्या कितनी है, तो हिंदी में व्यंजनों की संख्या है 39, जिसमें 25 स्पर्श व्यंजन होते हैं, 4 अंतःस्थ व्यंजन होते हैं और 4 ऊष्म व्यंजन होते हैं और 4 संयुक्त व्यंजन होते हैं तथा 2 द्विगुण व्यंजन होते हैं। तो इन सबको जोड़ने से संख्या आती है 39। ठीक है, लेकिन प्रश्न आपका पेपर में ऐसा आता है, और यही मानक भी है, कि हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या कितनी है। हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या कितनी है या कितनी मानी गई है? तो उसका आंसर होता है 33। 33 ही वर्ण हैं जो हिंदी वर्णमाला में मान्य हैं। ठीक है, और ये इसलिए मान्य है कि ये परंपरागत रूप से आए हुए हैं, परंपरागत रूप से आए हुए हैं। यहाँ जो है क से लेके ह तक, यानी क से लेके आप ये ह देख रहे हैं ना, क से लेके ह तक, ये सभी जो है ये व्यंजन में ले लिए जाते हैं। यहाँ पर क्या नहीं लिया जाता है? तो यहाँ पर संयुक्त व्यंजन नहीं लिया जाता है, और जो द्विगुण व्यंजन है वो नहीं लिया जाता है। तो संयुक्त व्यंजन 4 होते हैं, आप जानते ही हो। संयुक्त व्यंजन 4 होते हैं, इसको नहीं गिनेंगे। द्विगुण व्यंजन 2 होते हैं, इसको नहीं गिनेंगे। अर्थात अगर हम 39 में से ये 6 घटा दें तो हमें कितना मिल जाता है? 33। तो यही 33 जो है व्यंजन हम लोग को पढ़ने हैं, और हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या 33 बतानी है। ठीक, पढ़ना तो हमको संयुक्त वर्ण भी है, संयुक्त वर्ण कैसे आता है, लेकिन इनको हम लोग जोड़ कर बनाए हैं। देखिए, इन्हीं वर्णों को प्रयोग करके जोड़ कर हम लोग बनाए हैं। ठीक है, तो ये संयुक्त वर्ण में जाते हैं, और ये उच्छिष्ट व्यंजन है, द्विगुण व्यंजन है, जो कि हिंदी में ही प्रयोग होते हैं, संस्कृत में नहीं आते। हम आते हैं उस पर, पहले इसको देखिएगा। तो 2 क्वेश्चन यहाँ आपसे मिलता है कि स्वरों की सहायता से बोले जाने वाला वर्ण या ध्वनि व्यंजन कहलाता है। स्वरों के बिना व्यंजनों का उच्चारण संभव नहीं है। बिना स्वरों के व्यंजन लिखने के लिए हल का प्रयोग करते हैं। ठीक, और व्यंजनों की संख्या 39 है। ठीक है, जिसमें 25 स्पर्श व्यंजन, 4 अंतःस्थ व्यंजन, 4 ऊष्म व्यंजन, 4 संयुक्त व्यंजन और द्विगुण व्यंजन। लेकिन अगर पूछा जाए कि हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या कितनी है, तो वह है 33। अर्थात परंपरागत रूप से व्यंजनों की संख्या कितनी है? तो 33 है। वो कौन कौन से हैं? क से लेके ह तक के व्यंजन। इसमें कौन नहीं लिया जाता है? तो संयुक्त व्यंजन नहीं लिया जाता है, और द्विगुण व्यंजन इसमें नहीं लिया जाता है, नहीं गिना जाता है। ठीक है, क्लियर हुआ? तो जब भी आंसर पूछे हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या कितनी, तो 33 लगाइएगा। अब हम लोग बात करते हैं वर्ग की। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे वर्ग की। तो हिंदी वर्णमाला को जो क से लेके ह तक है, इसको 5 यहाँ से क से लेके प तक,
इसको 5 वर्गों में बांटा गया, 5 वर्गों में बांटा गया, ठीक है ना। क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। तो ऐसे बांटा गया है इनको क वर्ग के रूप में, च वर्ग के रूप में, ट वर्ग के रूप में, त वर्ग के रूप में, प वर्ग के रूप में। और इनको ऐसे बांटा गया है प्रथम वर्ण, द्वितीय वर्ण, तृतीय वर्ण, चतुर्थ वर्ण और ये पंचम वर्ण। ये हो गया पंचम वर्ण, ठीक है, पंचम वर्ण। तो क वर्ग में कौन कौन सी व्यंजन आते हैं, कौन कौन से व्यंजन आते हैं इनको देखिएगा। क वर्ग में व्यंजन आते हैं क, ख, ग, घ, अंग। च वर्ग में आते हैं च, छ, ज, झ, ञ। ट वर्ग में आते हैं ट, ठ, ढ, अड़, अड़, ठीक है। त वर्ग में आते हैं त, थ, द, ध, न। प वर्ग में आते हैं प, फ, ब, भ, म, ठीक। तो ये वर्ग के अनुसार ये ध्वनियां इसमें आती हैं। ओके, हमारा जो पांचवा जो होता है, ठीक है, जैसे प्रथम, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ और पंचम, ये जो पांचवा वर्ग जो खड़े खड़े में आता है, इस पांचवें को हम लोग नासिक वर्ण या पंचमाक्षर वर्ण या अनुनासिक वर्ण कहते हैं। नासिक वर्ण या पंचमाक्षर वर्ण या अनुनासिक वर्ण कहते हैं, ठीक है। अच्छा, अंतःस्थ व्यंजन, अंतःस्थ व्यंजन में कौन कौन आ जाते हैं, य, र, ल, व। उसमें व्यंजन में कौन कौन आते हैं, स, स, ह, ठीक है, तालाबी स, मूर्धन्य स, दंतकोष्ठ स और ह। तो इस तरह से देखा जाए क से लेके प वर्ग तक कुल व्यंजनों की संख्या 25 होती है और क से लेके प वर्ग तक को स्पर्श व्यंजन कहते हैं, स्पर्श व्यंजन कहते हैं। क वर्ग का उच्चारण स्थन जो है वह कंठ से होता है। च वर्ग का उच्चारण स्थन जो है वह तालव्य होता है, तालु से होता है, ठीक है। और ट वर्ग का उच्चारण मूर्धन्य से होता है, मूर्धा से होता है। त वर्ग का उच्चारण दंत से होता है, दांत से, दांत के अगले भाग वाला से। और प वर्ग का उच्चारण जो है वह ओष्ठ से होता है। तो इसको आप ये देख सकते हैं, यहाँ पर हम आपके सुविधा के लिए उच्चारण स्थल भी लिख दिए हैं, ठीक है। तो जो हम बात कर रहे थे, जो आपको हम बता रहे थे कि हिंदी वर्णमाला में 33 वर्ण होते हैं, वो 33 कैसे होते हैं, तो ये जो 25 स्पर्श व्यंजन है वो, और 8 ये 4 और 4 8, 4 और 4 8, ठीक है, 4 ये और 4 ये, 4 और 4 8 वर्ण ये हो जाएंगे, ठीक है। तो 8 वर्ण ये हो जाते हैं, तो 25 और 8 टोटल हो जाते हैं कितने वर्ण, 33 वर्ण। तो ये 33 वर्ण आपके इसमें आ जाते हैं। यहाँ पर एक चीज और ध्यान दीजिएगा, ये जो य, र, ल, व, ये अंतःस्थ व्यंजन जो होता है वह ना, उसमें य और व जो है अर्ध स्वर के रूप में जाते हैं। ये कैसे जाते हैं अभी इसके पॉइंट पर हम आएंगे, ठीक है। तो ये आपके मूलतः 33 वर्ण हैं। अब हम लोग बात करते हैं संयुक्त वर्ण की। संयुक्त वर्ण में 2 व्यंजन जुड़कर बना हुआ है। संयुक्त व्यंजन में संयुक्त वर्ण में 2 व्यंजन जुड़कर बना हुआ है, एक क और मूर्धन्य स, क और मूर्धन्य स। त्र में त और र, ज्ञ में ज और ञ, स्र में स और र, ठीक है। एक चीज और ध्यान दीजिएगा, जैसे इसको देखिएगा, अगर इसको आप हलंत देकर लिखेंगे, अगर आप इसको हलंत देकर लिखना चाहेंगे तो यहाँ क पर हलंत या यहाँ पर क पर हलंत और इस पे स पर हलंत अगर देंगे तो आपको लेना पड़ेगा अ, ठीक है, आपको लेना पड़ेगा अ, तब ये जाकर पूर्ण होगा। और अगर इसको ऐसे आप लिखेंगे तो ये हो गया आपका क और ये हो गया आपका, ठीक है, ये आपका स्र, ठीक। तो ये ऐसे चला जाएगा, ठीक है। तो इतना इसमें आपको सोचने वाली बात नहीं है। अगर आप यहाँ पर दिए हैं और इसको पूरा करिए हैं तो ये अ का मात्रा दे देता है। तो संयुक्त वर्ण कितने होते हैं, तो संयुक्त वर्ण होते हैं 4। संयुक्त वर्ण कितने होते हैं, तो संयुक्त वर्णों की संख्या होती है 4, ठीक है। 36 इसको बोला जाता है। इसमें कौन कौन से वर्ण होंगे,
क और मूर्धन्य स, त्र, त में त और र, ज्ञ में ज और इय, स्र में स और र। एक चीज पूछता है पेपर में, वीडियो वाले पेपर में पूछा भी हुआ है कि ये 6 वर्ण का क्रम जो है कहाँ आता है, तो किसके बाद आता है? क वर्ण के बाद आता है। त्र वर्ण का क्रम किसके बाद आएगा? तो त्र वर्ण का क्रम त के बाद आता है। ज्ञ वर्ण का क्रम किसके बाद आता है? तो ज्ञ वर्ण का क्रम जो है ज के बाद आता है। स्र वर्ण का क्रम किसके बाद आता है? तो स वर्ण का क्रम जो है तालावी स जो है वो उसके बाद आता है। अर्थात ये जो पहला अक्षर देख रहे हैं ना, ये जो आप देख रहे हैं पहला अक्षर क के बाद इसका आ जाएगा, त के बाद इसका आ जाएगा, ज के बाद इसका आ जाएगा, स के बाद इसका आ जाएगा। ठीक है, ऐसे आप याद कर सकते हैं। ठीक, और हमारे 2 द्विगुण व्यंजन होते हैं, 2 द्विगुण व्यंजन होते हैं। कौन कौन से? ये डलिया ड के नीचे बिंदी और ढक्कन ढ के नीचे आपका बिंदी, ये 2 आपके द्विगुण व्यंजन या उपेक्षित व्यंजन कहे जाते हैं। ये इनका उच्चारण स्थान जो है मूर्धा होता है, वर्ग जो है मूर्धान्य में जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर हम लिख भी दिए हैं, ये हिंदी के नवीन विकसित व्यंजन हैं और ये संस्कृत भाषा में नहीं आते और ये संस्कृत भाषा में इनका प्रयोग नहीं होता है। ठीक है, तो ये छोटा सा चार्ट है, आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए तो फिर हम आगे बढ़ते हैं। ले लिए? ठीक है, थोड़ा सा इसमें और एक चीज हम बढ़ा देते हैं इसको कि ये जो अल्प प्राण महाप्राण है, तो यहीं पर थोड़ा सा हम लिख देते हैं, फिर इसके बारे में हम विस्तार से चर्चा करेंगे। ठीक है, अच्छा, इसको कहते हैं अघोष। अघोष, ये भी अघोष, ये सघोष, ये सघोष, ये सघोष। ठीक, अच्छा, और ये हो गया अल्प प्राण, महाप्राण, ठीक, फिर अल्प प्राण, फिर महाप्राण, फिर अल्प प्राण, ये बना लीजिएगा। ठीक है, उसी में। ठीक, तो ये अल्प प्राण क्या होता है, महाप्राण क्या होता है, अघोष क्या होता है, सघोष क्या होता है। ठीक है, इनके सबके बारे में हम लोग थोड़ा थोड़ा पढ़ लेते हैं। ठीक, तो आपका ये क्लियर हो जाएगा। वैसे आप जानिएगा, यहाँ पर इस चार्ट से आप बहुत कुछ समझ सकते हैं कि जो क वर्ग होता है, ठीक, वह क वर्ग में क ख ग घ अंग आते हैं। च वर्ग में च छ ज झ यहाँ आता है। ट वर्ग में ट ठ ढ ढ अड़ा आता है। ड ढ अड़ा आता है। त वर्ग में त थ द ध न आता है। प वर्ग में प फ ब भ म आता है। ठीक, ये जो प्रथम वर्ग होता है, प्रथम वर्ग होता है, जो प्रथम वर्ग होता है वह अघोष होता है। द्वितीय वर्ग भी अघोष होता है। प्रथम वर्ग और द्वितीय वर्ग अघोष होता है, और तृतीय, चतुर्थ और पंचम वर्ग ये सब क्या होते हैं, सघोष होते हैं। इससे आप ये जानकारी ले सकते हैं। ठीक, पहला वर्ग जो है अल्प प्राण है, दूसरा वर्ग महाप्राण है, फिर तीसरा वर्ग अल्प प्राण है, चौथा वर्ग महाप्राण है, फिर पांचवा वर्ग अल्प प्राण है। यानी पहला वर्ग, तीसरा वर्ग और पांचवा वर्ग अल्प प्राण हुआ, दूसरा वर्ग और चौथा वर्ग महाप्राण हुआ। ठीक, पंचम वर्ग को अनुनासिक कहते हैं या पंचमाक्षर कहते हैं या अनुनासिक भी कहते हैं। ठीक है, क का उच्चारण स्थान कंठ है, च का वर्ग का उच्चारण स्थान तालव्य है, ट वर्ग का उच्चारण स्थान मूर्धन्य है, त वर्ग का उच्चारण स्थान दंत है, और प वर्ग का उच्चारण स्थान ओष्ठ है। क्लियर हुआ इतना दूर तक? ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे स्पर्श व्यंजन। तो स्पर्श व्यंजन क्या होता है, स्पर्श व्यंजन किसे कहते हैं? ठीक, इसको आप लिख सकते हैं, तो लिखिए, बोल दे रहे हैं, जिन व्यंजनों के उच्चारण में जीवा यानी जीवा का कोई न कोई भाग मुख में किसी न किसी भाग से स्पर्श करता हो तो वह स्पर्श व्यंजन कहलाएगा। और इनकी संख्या
स्पर्श व्यंजनों की संख्या 25 मानी गई है। ठीक है, हालांकि इसमें स्पर्श संघर्षी व्यंजन भी होते हैं, ठीक है, लेकिन फिर भी अगर स्पर्श व्यंजन बोला तो स्पर्श व्यंजनों की संख्या 25 मानी गई है। ठीक है ना, तो स्पर्श व्यंजन क्या हो गया, क्लियर हो गया। अब आप हेडिंग दे सकते हैं अंतःस्थथ व्यंजन। अंतःस्थथ व्यंजन जो होता है उसको लिख सकते हैं, लिख लीजिएगा, जिन वर्णों के उच्चारण करते समय, जिन वर्णों के उच्चारण करते समय मध्यवर्ती सा लगता है, यानी बीच बीच सा लगता है, उसे अंतःस्थ व्यंजन कहते हैं। और ये 4 होते हैं, य, र, ल, व। ठीक है, अर्थात स्वरों और व्यंजनों के बीच इनका स्थान आ जाता है, स्वरों और व्यंजनों के बीच इनका स्थान आ जाता है, अंतःस्थ व्यंजन। ठीक है, ये इसमें से य और व क्या होते हैं, य और व अर्ध स्वर भी कहे जाते हैं, य और व जो है अर्ध स्वर भी कहे जाते हैं। ठीक है, इनका हम उच्चारण स्थल भी बता देते हैं, इनका हम उच्चारण स्थल बना देते हैं, आप उसको लिख लीजिएगा, वर्ग, ठीक, और वर्ण लिख लीजिए, वर्ण, वर्ग, उच्चारण स्थल। ठीक, य, र, ल, व। ठीक, इनको देख लीजिए, तो ये जाएगा तालव्य में, ठीक, और ये हो जाएगा वर्तस्य में, सॉरी, ये भी वर्तस्य में, और ये व जो है वह आपका दंतोष्ठ में जाएगा। दंतोष्ठ में जाएगा। तालव्य यानी तालु से है, ठीक है, तालव्य यानी तालु से है। वर्तस्य मतलब दंतमूल और मसूड़ा, दंतमूल या मसूड़ा कहेंगे, दंत मूल या मसूड़ा, और ये भी हो जाएगा दंत मूल या मसूड़ा। ठीक है, और दंतोष्ठ का मतलब दांत और ओष्ठ, ऊपर के दांत, ऊपर के दांत प्लस ओठ। ठीक है, ओठ, ठीक, निचला ओठ, ओठ मतलब निचला ओठ। क्लियर हो गया। तो अंतःस्थ 4 होते हैं, य, र, ल, व। इसमें य और व को अर्ध स्वर भी बोला जाता है, और इनका जो है हम उच्चारण स्थान भी आपको यहीं पर बता दिए। उष्म व्यंजन अगर लिखना चाहें तो उष्म व्यंजन लिख सकते हैं, लिख लीजिए थोड़ा सा, एक लाइन। जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय, जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय वायु यानी सांस मुख में किसी विशेष स्थान पर, वायु मुख में किसी विशेष स्थान पर रगड़ खाकर निकलती हो, रगड़ कर निकलती हो या रगड़ खाकर निकलती हो, और यहाँ पर उष्मा उत्पन्न करती हो, ठीक है, वे जो व्यंजन हैं वह उष्म व्यंजन कहलाते हैं। इसमें स, श और ह, ठीक है, ये 4 आते हैं। इनका कहाँ उच्चारण होता है, तो एक बार आप इसको भी देख लीजिए, इनका कहाँ उच्चारण हो रहा है। स, और ह। ठीक है, तो इनका हो गया तालव्य, मूर्धन्य, ठीक है, मूर्धन्य, और इनका हो गया आपका वर्तस्य, ठीक। और ये जो होते हैं स्वर यंत्रियां होती हैं, काकल ध्वनियां होती हैं, ह को काकल ध्वनि भी बोलते हैं, ठीक। तो इसको आप ऐसा लिख सकते हैं, तालु, मूर्धा,
ठीक, दंत मूल या मसूड़ा, और ये हो गया स्वर यंत्रियों। ठीक है, स्वर यंत्री। ठीक है ना, तो क्लियर हुआ इतना दूर तक। और संयुक्त वर्ण के बारे में बता दिए हैं कि जब दो व्यंजन एक दूसरे से साथ मिलकर नया व्यंजन बनाते हैं तो वह संयुक्त व्यंजन कहते हैं। ठीक है, हिंदी वर्णमाला में ये 4 होते हैं, हिंदी वर्णमाला में 4 होते हैं, लेकिन गिना नहीं जाता हिंदी वर्णमाला में। ठीक है, कुल में गिना जा सकता है। ये 4 होते हैं, और 4 कैसे बने हैं ये आप देखे होंगे। और उच्छिष्ट व्यंजन या द्विगुण व्यंजन, ठीक है, उच्छिष्ट व्यंजन या द्विगुण व्यंजन 2 होते हैं। ठीक, और ये इनका उच्चारण स्थान मूर्धन्य या मूर्धा पे है। ये हिंदी के नवीन विकसित व्यंजन है और ये संस्कृत भाषा में नहीं आते हैं। ठीक है, क्लियर हुआ। इसको अगर आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, एक लाइन बोल देते हैं, लिख लीजिएगा। जिनके उच्चारण में जीभ पहले ऊपर उठकर मूर्धा को स्पर्श करे, ऊपर उठकर मूर्धा को स्पर्श करे और फिर झटके से नीचे की ओर आए, उसे उपेक्षित व्यंजन या द्विगुण व्यंजन कहते हैं। ठीक है, और एक चीज याद रखिएगा, ये दोनों वर्ण जो है वह ट में रखे जाते हैं, ट में। ठीक ना, ये दोनों को उठाकर ट वर्ग में लाया जाता है, इसलिए ट वर्ग को उपेक्षित व्यंजन वर्ग भी कहते हैं, उपेक्षित व्यंजन वर्ग भी कहते हैं, ये भी बहुत मायने रखता है। ठीक है, तो उपेक्षित वर्ग ट को आप कह सकते हो अगर पेपर में दे दिया तो। क्लियर हो गया। तो ये था छोटा सा भाग आज का। हाँ, आशा है कि आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया होगा तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करिएगा और ज़्यादा ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करिएगा। ठीक है, मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत और महाशिवरात्रि।